जो भी मुल्क आईएमएफ से कर्जा लेता है उसको आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है और उसकी जो बुनियाद है वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर है, वाशिंगटन कंसेंसस के ऊपर है। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम उन तमाम 10 पॉलिसी गाइडलाइंस को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा में ट्रेड लिबरलाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। ट्रेड लिबरलाइजेशन से मुराद बुनियादी तौर पे आईएमएफ की ये होती है कि उस मुल्क के अंदर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया जाए और अक्रॉस द बॉर्डर्स जो ट्रेड हो रही है उसको इनकरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, किसी भी एक मुल्क की प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे मुल्क में डिलीवर होने के ऊपर जो चार्जेस हैं, जो टैक्सेस हैं, जो कस्टम ड्यूटी है, उसको 10% से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बुनियादी तौर पे सुनने में ये जो ट्रेड लिबरलाइजेशन का फ्रेमवर्क है या ये जो पॉलिसी की गाइडलाइन है बहुत ही बेज़रर लगती है कि इससे किसी भी मुल्क के लिए क्या नुकसान हो सकता है कि अगर उसके मुल्क के अंदर ट्रेड लिबरलाइजेशन को इनकरेज किया जाए और तमाम ममालिक को इक्वली प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करने में आईएमएफ का क्या एजेंडा हो सकता है। बुनियादी तौर पे इसको समझने के लिए हमें ट्रेड लिबरलाइजेशन को और इकोनॉमिक के वेस्ट के जो मॉडल है उसको समझने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इन फ्रेमवर्क्स की तारीख को देखना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो मंजरनामा है उसके ऊपर एक नज़र डालें तो आपको लगेगा ये कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, दुनिया के अंदर अमन कायम हो चुका है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो कैपेसिटी है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, मुल्कों की, नेशंस की, वो कई फोल्ड बढ़ चुकी है। अब हुआ ये कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपेसिटी बढ़ी, ऑटोमेशन आई, तो जो प्रोडक्शन है वो कहीं पे 1000 गुना और कहीं पे 5000 गुना तक बढ़ गई। अब जो मार्केट है, जो डिमांड है, एग्जिस्टिंग डिमांड के अंदर तो 5000 गुना तक इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है, वो 5000 गुना तक बढ़ गई। और बुनियादी तौर पे ये सारा जो इजाफा हुआ ये वेस्ट के अंदर हुआ, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हुआ और यूरोप के अंदर हुआ। तो अब यूरोप ने ये सोचा कि अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को ही केटर करते रहेंगे तो ये जो 5000 गुना ज़्यादा हमने प्रोडक्शन कर ली है सर्विसेज की और गुड्स की, तो इस पे तो हमें अपनी जो प्राइस है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और अपनी प्राइस को मुसलसल कम करते रहना पड़ेगा ताकि हम इस जो लोकल मार्केट है, इंडिजिनस मार्केट है, इसके अंदर compete कर सकें। तो उसका सलूशन उन्होंने ये निकाला और चूंकि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इकोनॉमिक पावर्स बनने के साथ साथ यूरोप में जितने भी ममालिक थे वो अस्करी तौर पे भी मजबूत हो चुके थे। तो जैसे एक पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का बुनियादी असूल है कि ताकत हमेशा अपना नफूज चाहती है, ताकत टेंड्स टू एक्सप्लोड एंड एक्सपैंड। और यही यहाँ पे हुआ कि जब अस्करी तौर पे यूरोप के अंदर पावर पोटेंशियल पैदा हुआ, इकोनॉमिक तौर पे पावर पोटेंशियल पैदा हुआ, तो उसने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और वो ममालिक जो वनरेबल थे, अस्करी ताकतें थीं, वो यूरोप को टक्कर देने के काबिल नहीं थी, तो यूरोप ने, नॉर्थ अमेरिका ने और वेस्ट ने उन तमाम ममालिक को कॉन्कर करना शुरू कर दिया मईशत के महाज के ऊपर और अस्करियत के महाज के ऊपर। तो जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है इसकी बेसिस ये है, इसकी बुनियाद ये है कि चूंकि वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर पावर पोटेंशियल पैदा होने के बाद प्रोडक्शन कई फोल्ड बढ़ गई थी, तो अब उस ज़्यादा प्रोडक्शन को कहाँ खपाया जाए। लोकल मार्केट के अंदर तो इतनी डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि तमाम वो ममालिक जो कि किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे होंगे तो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स आयद नहीं करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा होता है, जिसकी जो लॉजिक है बुनियादी तौर पे वो ये होती है कि वेस्ट के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर होने वाली जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे लोकल जो मार्केट है, जो लोकल इकोनॉमी है वो कंपेटिटिव नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपनी लोकल डिमांड को केटर कर सके, तो यूरोप के अंदर पैदा होने वाली सर्विसेज एंड गुड्स को वहाँ पे डंप किया जा सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जा सके और वहाँ से रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन फिनिश गुड के ऊपर जो मोनोपोली होगी वो यूरोप की होगी और वेस्ट की होगी। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन की इस बुनियादी फाउंडेशन की वजह से तमाम ममालिक ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ
टैरिफ और कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाएं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अपनी लोकल इकोनॉमी को, लोकल इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको समझने का एक और तरीका ये हो सकता है कि ये कोक का 10 पैक है, ये मैंने कल एक जगह से ख़रीदा है, तो मुझे ये 48 रुपये का मिला है। तो मार्केट के अंदर तो ये 55 रुपये का मिलता है, तो मुझे मार्केट प्राइस से, उस मॉल से या उस डिपार्टमेंटल स्टोर से मार्केट प्राइस से कम कैसे मिला, इसको भी समझने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स में एक बड़ा खूबसूरत सा और बुनियादी नौइयत का एक असूल पढ़ाया जाता है जिसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल ये होता है कि जब आप एक चीज़ का एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे या बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, और उसी यूनिट की अगर क्वांटिटी आप 1000 कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, जब आप कोई चीज़ बल्क में ख़रीदेंगे, बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो आपको कम पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो यूरोप के अंदर, जो वेस्ट के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनी ऑटोमेशन के बाद और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ द स्केल को हासिल कर लिया कि चूँकि वो जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रही है, बल्क के अंदर हो रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट उनको कम पड़ती है। जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समरात पहुँचे ना ऑटोमेशन आई, तो वहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। तो कोक की जो मार्केट प्राइस है 10 पैक की वो 55 रुपये है, लेकिन एक ऐसा भी डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि 48 रुपये की बेचता है। तो वो कैसे बेचता है? क्योंकि उसको पर यूनिट कॉस्ट कोक से ख़रीदते हुए कम पड़ी है। तो इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल की वजह से अब अंदाज़ा लगाएं कि इसके कंपटीशन में जो बैठा हुआ है कोई अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है छोटे लेवल का, जो कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोक के ये 10 पैक प्रोक्योर नहीं कर सकता, तो उसको तो मार्केट प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा, वो तो 55 रुपये की बेचेगा। तो इस मिसाल को आप कंप्रीहेंड कर दें ममालिक के ऊपर कि अगर अमेरिका कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम्स एंड इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। और अगर वही चीज़ पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है तो ऑटोमेशन ना होने की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होने की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो पाकिस्तान किस तरह compete कर सकता है अमेरिका के साथ या वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और ऑटोमेशन के बाद जो मैस प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो सम अप करते हुए ट्रेड लिबरलाइजेशन को इस तरह समझें कि आईएमएफ ये चाहता है कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उस एग्रीमेंट के बाद एक सिंगल ऑर्गेनिक मार्केट समझा जाना चाहिए। नहीं होनी चाहिए कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर ट्रेड करना चाहता है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो जो होम कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, उसकी तरफ से कोई भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अब इसका नुकसान बुनियादी तौर पे उस मुल्क को ही हो रहा है जिसके अंदर आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा इंप्लीमेंट किया जा रहा है या आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडे से पहले उस मुल्क ने कर्जा लिया हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तान के मारूजी हालात देखें और आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा में ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये सरासर घाटे का सौदा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अपनी लोकल प्रोडक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर पाकिस्तान का चूँकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो जिसके रिज़ल्ट में पाकिस्तान कभी भी किसी चीज़ की इकोनॉमीज ऑफ द स्केल हासिल नहीं कर पाता एग्रीकल्चर के अलावा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है या इंडस्ट्री है उसमें पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है जिसमें पाकिस्तान के पास इकोनॉमीज ऑफ द स्केल हो और वो उन बड़े ममालिक के साथ compete कर सके। पाकिस्तान compete नहीं कर पाता। तो इकोनॉमीज ऑफ द स्केल की वजह से, ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, लोकल इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान अगर आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा में जाते हुए ट्रेड लिबरलाइजेशन कर देगा और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स का जो बेंचमार्क है आईएमएफ का वो 10% या इससे कम है, तो अगर पाकिस्तान 10% या इससे कम कर देगा तो पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल इकॉनमी है, उसके ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हमने एकेडमिक लेंस से आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा को समझने की कोशिश की है। अब तक हम तकरीबन 7 ऐसे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है आईएमएफ के जिनके ऊपर बात कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा के जो बाकी के पॉलिसी के प्रिस्क्रिप्शन है उनके ऊपर बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कोई एतराज़ हो या आपको लगे किसी बात की मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।